सांख्यिकी के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। यहाँ पर आज हम सांख्यिकी में पढ़ने वाले हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अर्थात आंकड़ों को किन किन तरीकों से सांख्यिकी में प्रदर्शित किया जा सकता है, उनको दिखाया जा सकता है, उनको दर्शाया जा सकता है। तो ये जो चीजें आज मैं आपको बतलाने वाला हूं, इसमें आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के जो तरीके हैं सांख्यिकी के अंदर, वह तीन तरीके हैं कि आंकड़ों का जो प्रेजेंटेशन है वो तीन तरीके से किया जा सकता है। इससे पहले हमने पढ़ा था आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, जिसमें हमने उसका दूसरा नाम भी पढ़ा था आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो जब आंकड़ों का वर्गीकरण हो जाता है तब उसके बाद आता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने का तरीका, कि किस किस तरीके से जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उनको दिखाया जा सकता है, जिससे कि वो हर किसी की समझ में आ जाए। वो सरल हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण करने के कौन कौन से तरीके हमारे सांख्यिकी में आते हैं, स्टैटिक्स में आते हैं। तो यहां पर आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के तीन तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तीन तरीके हैं आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के, उनको दिखाने के। पहला है पाठ्य विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण, ये पहला प्रकार आता है। दूसरा हमारे पास रहता है सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, जिसको कि टेबल में दिखाया जाता है आंकड़ों को। और आंकड़े हमेशा जो होते हैं सांख्यिकी में, वो किस में होते हैं? संख्या में होते हैं। तो दूसरा तरीका है सारणी के द्वारा दर्शाना। और तीसरा जो तरीका है आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण का, प्रेजेंटेशन करने का, दर्शाने का, वह है आरेखीय प्रस्तुतिकरण, जिसमें क्या करते हैं? डायग्राम के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे क्या हो सकता है? सिंपल बार डायग्राम हो सकता है, कंपाउंड बार डायग्राम हो सकता है, इसी में आयत चित्र हो सकता है, तोरण हो सकता है। किसमें? इस तीसरे तरीके में, जिसमें कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण रेखा चित्रों के माध्यम से किया जाता है। तो कुल मिलाकर आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के कितने तरीके हैं, आंकड़ों को दिखाने के कितने तरीके हैं सांख्यिकी में? तीन तरीके हैं। तो एक तरीका ये है, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है। लेकिन आज हम सबसे पहले जिस तरीके के ऊपर, जिस मेथड के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो तरीका रहेगा हमारा दूसरे नंबर का सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण। क्या रहेगा? सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, की आंकड़ों को सारणी में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसका क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर कि सारणी या सारणीयन किसे कहते हैं। सारणी को ही सारणीयन कहते हैं, कि आंकड़ों को सारणी में क्यों प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि पहले ही वर्गीकरण किया जा चुका है, तो उनको सारणी में क्यों लाना है, या फिर उसको पाठ्य विषयक में ही क्यों लाना है, या उसी को आरे के रूप में क्यों लाना है। ठीक है जी। तो जब एक इस रूप में ला सकते हैं तो ये तरीका भी है, इसको इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके हैं। जैसे भगवान ने हमें क्या कर रखे हैं? दो हाथ दे रखे हैं, एक काम नहीं करेगा दूसरा करेगा। ठीक है जी। दो आंखें दे रखे, एक आंख काम नहीं करेगी, दूसरी आंख काम करेगी। इसी प्रकार से सांख्यिकी में सांख्यिकी वेताओं ने आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण के तीन तरीके बताए हैं, कि हम अलग अलग तरीकों से आंकड़ों को जो पहले से वर्गीकृत हैं उनको दर्शा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और वो भी किस रूप में? सॉल्ट रूप में। क्योंकि आंकड़े जब वर्गीकृत होते हैं तो बहुत ज्यादा आंकड़े होते हैं। जैसे जनसंख्या के आंकड़े हैं, यदि जनगणना देश में हो रही है तो आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। लाखों लोगों के द्वारा इकट्ठा होते हैं। तो इन आंकड़ों को जब आपने जनसंख्या के आंकड़े पढ़े होंगे कि 51 में कितनी थी जनसंख्या, फिर 61 में कितनी हुई, 71 में कितनी हुई, 81 में कितनी, तो कितना सॉल्ट रूप दिया रहता है। तो ठीक है, वो भी किस पे दिया रहता है? टेबल पर। किस पे दिया रहता है? सारणी पर दिया रहता है। तो बात करते हैं कि सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम समझते हैं कि सारणी या सारणीयन किसे कहते हैं, टैबुलेशन किसे कहते हैं। जो सारणी है इसी को ही सारणीयन कहते हैं। तो इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? एकदम से चुटकी पे समझ में आएगा कि आंकड़ों को तालिका के रूप में दर्शाना। आंकड़ों को तालिका के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? सारणीयन कहलाता है। अब कैसे दर्शाना है, उदाहरण देखेंगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा। इसकी दूसरी भी डेफिनेशन हो सकती है सारणी या सारणीयन की, कि आंकड़ों को स्तंभों एवं पंक्तियों में व्यवस्थित ढंग से
प्रस्तुत करना सारणियन कहलाता है। कि आंकड़ों को किसमें दिखाना है, स्तंभों और पंक्तियों में क्या करना है, उनको व्यवस्थित ढंग से लगाना है, सजाना है, तो वह कहलाएगा क्या, सारणियन। उसे ही सारणी कहते हैं। अब ये कैसे होता है, उदाहरण देखिए, सारणी का ये उदाहरण है, इस प्रकार से देखिए, स्तंभ किसे बोलेंगे, जैसे ये लाइन हमारी खड़ी कर रखी, 1 2 3, अर्थात 1 2 3, तो एक लाइन खड़ी, दूसरी लाइन खड़ी, तीसरी लाइन खड़ी, इसे बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं, कॉलम। ठीक है, दूसरा आता है, ये तुमने स्तंभों की बात कर दी। पंक्तियां कौन है, ये पड़ी जो लाइन है, 1 2 3 4, इस प्रकार से जो पड़ी लाइनें होती हैं, कॉपी में जो आपकी पड़ी लाइनें होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, वो पंक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, जो वो रॉ होती हैं, इंग्लिश में उसको रॉ कहते हैं। और जो खड़ी लाइनें होती हैं, जिनको हम इस प्रकार से खींच रखा है, 1 2 3 4, इस प्रकार से, तो ये होते हैं क्या, कॉलम। तो कुल मिलाकर जो तालिका बनती है, जो सारणी बनती है, वो किससे मिलकर बनती है, स्तंभ और पंक्तियों से मिलकर बनती है। और उसके बाद उसमें शीर्षक लिखकर डेटा लिखा जाता है। अब यहां पर देखिए, इसी को देखकर हमें पता लग जाएगा कि सारणी किसे कहते हैं। यही तालिका है, यही सारणी है। तो देखो, हमने पहले में क्या दिखा दिया, मांग। ठीक है, पहला स्तंभ है मांग का, दूसरा स्तंभ किसका है, कीमत का, तीसरा किसका है, पूर्ति का। अब हमने इसको पंक्तियों में लगा दिया, मांग क्या है, 10 20 30 40। ठीक है, इस प्रकार से। और यहां पर हमने कीमत ली 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से पूर्ति हमने क्या कर दी, 40 30 20 10। तो यही तो सारणी है। इसी प्रकार से आंकड़ों को हम क्या करते हैं, सारणी में दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने एक उदाहरण दिखाया आपको, किसका, सारणी का। और ये जो उदाहरण है, ये कीमत निर्धारण का उदाहरण है कि किस प्रकार से बाजार में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो कुल मिलाकर सारणी किसे कहते हैं, आपके समझ में आ गया होगा। इसको पढ़ लेंगे। ठीक है जी। और हम स्तंभ आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये खड़े वाली लाइनें जो होती हैं, ठीक है, खींची जाती हैं, स्तंभ कहलाती हैं। अपना आप नहीं बनती हैं भैया, इनको बनाना पड़ता है आवश्यकता के अनुसार। उसके बाद लाइनें खींचनी पड़ती हैं। ठीक है, पड़ी लाइनें, इन्हें क्या कहते हैं, पंक्तियां। उसके बाद यहाँ पर हम टॉपिक लिखेंगे इस प्रकार से, उसके अंदर हम डेटा भरेंगे, आंकड़े, क्योंकि आंकड़े जो होते हैं हमेशा संख्या में ही होते हैं, तो ये आंकड़े लिख दिए। ठीक है, तो ये तालिका का उदाहरण है या सारणियन का उदाहरण है। अब इसके बाद आता है कि इसका उद्देश्य क्या है भाई, सारणी का उद्देश्य क्या है, सारणी क्यों बनाई जाती है, आंकड़ों को सारणी में क्यों दिखाया जाता है। तो पहला है कि आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से लगाना, यानी कि जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। तो उन आंकड़ों को यदि व्यवस्थित रूप से लगाना है, जैसे हमने यहाँ पर मांग के आंकड़े लगा दिए 10 20 30 40। ठीक है, ये तो उल्टे सुलटे रहे होंगे ना, हमने इनको लगा दिया सुलटे क्रम में। कीमत भी हमने सुलटे क्रम में लगा दी, पूर्ति भी क्या कर दी, सुलटे क्रम में लगा दी। तो इस प्रकार से सारणी के द्वारा जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वो व्यवस्थित ढंग से लग जाते हैं। ये पहला उद्देश्य है किसका, सारणियन या सारणी का, दोनों में कंफ्यूज मत करना। अगला है संक्षिप्त रूप प्रदान करना, मतलब शॉर्ट रूप देना है, किसको, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप देना है। किसका मकसद, सारणी का। अब देखिए, मांग की बात की हमने, तो यहाँ 10 20 30 ऐसा नहीं लिखा कि 1 किलो, फिर 2 किलो, 3 किलो, या फिर हमने इसको दशमलव में नहीं दिखाया। ठीक है, न इसको दिखाया न इसको दिखाया, क्योंकि दशमलव में दिखाने से क्या होगा कि कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, इसलिए राउंड फिगर में ले लिया। तो क्या जाता है, आंकड़ों को संक्षिप्त रूप प्रदान करना सारणी का काम है। अब कुल मिलाकर अगले रूप में भी देखें तो ये आंकड़े यहाँ पर कितने छोटे हो गए हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 कॉलम में ही आंकड़े हमको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। हाँ भाई, तो छोटा है। और इस प्रकार से पढ़ेंगे तो क्या लगता है, बहुत लंबा लगता है, उसको समझने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। तो संक्षिप्त रूप प्रदान करना, जिस प्रकार से हमने मांग, कीमत और पूर्ति के आंकड़े लगा रखे हैं एक छोटी सी जगह पर सारणी बनाकर, तो इससे क्या हो गया है, आंकड़े संक्षिप्त हो गए हैं, कम हो गए हैं। ओके, और हर कोई व्यक्ति उसको देख भी सकता है आसानी से और समझ भी सकता है, आप भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तीसरा है आंकड़ों को तुलनात्मक रूप प्रदान करना, क्योंकि सांख्यिकी के अंदर जो भी होते हैं आंकड़े तुलनीय बनाए जाते हैं, जिनकी आपस में तुलना कर सके। जैसे दो व्यक्ति होते हैं, कि एक व्यक्ति और फिर दूसरा व्यक्ति, दो आदमी है, दोनों में तुलना करनी है कि देखना है भाई इसमें क्या गुण है और दूसरे में क्या है, अगले में क्या बुराइयां हैं, अगले में क्या बुराइयां हैं, तो किसमें ज्यादा है किसमें कम, इस प्रकार से हम तुलना करते हैं, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो यहाँ पर देखिए कि आंकड़ों को तुलनात्मक रूप प्रदान करना, हमने आंकड़ों को यहाँ पर तुलनात्मक रूप प्रदान कर दिया। 5 रुपये कीमत पर जो मांग है
किसी वस्तु की वो 10 किलोग्राम है, जबकि 5 रुपए पर वस्तु की पूर्ति 40 किलोग्राम है। तुलना की जा रही है कि 5 रुपए पर मांग अर्थात 10 किलो खरीदा जा रहा है, जबकि 5 रुपए पर क्या हो रहा है, 40 किलो बेचा जा रहा है। तो इधर की तुलना हम यहाँ कर सकते हैं कीमत को देखकर, ठीक है। यहाँ 20 है और यह ठीक है 30 उल्टा हो गया। क्यों हो रखा है? ये प्राइस को देखकर देखना पड़ेगा कि 2 रुपये पर किसी वस्तु की मांग जो है 40 है, ठीक है जी। और इसकी तुलना यदि हम पूर्ति से करते हैं तो 2 रुपये पर वस्तु की पूर्ति मात्र क्या है, 10 किलोग्राम है। तो इस प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं। तो जो आंकड़ों को तुलनात्मक रूप प्रदान करता है वो करता है कौन? सारणी करती है। अगला है जटिल आंकड़ों का सरलीकरण। आंकड़े क्या कैसे होते हैं? जटिल होते हैं, मतलब कठिन होते हैं। जब इकट्ठा किए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा, जब आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं तो बहुत ज्यादा होते हैं, कठिन होते हैं, तो उनको सरल बनाना है। सांख्यिकी का मकसद ही है आंकड़ों को सरल बनाना। जैसे हमने यहाँ पर आंकड़ों को सरल बना दिया। पहले बताया मैंने कि आंकड़े हमने ऐसे नहीं लिखे मांग के 10.002 या फिर 20.003 इस प्रकार से नहीं दिखाए। सब हमने क्या कर रखे हैं, पूर्णांक में ले रखे, यहाँ भी पूर्णांक में ले रखे हैं, यहाँ भी पूर्णांक में ले रखे हैं। भले ये आंकड़े हमें किस रूप में मिलते, हमको दशमलव रूप में मिल सकते थे, भिन्नात्मक रूप में मिल सकते हैं, लेकिन हमने उनको सरल बना दिया। जटिल के स्थान पर हमने उनका क्या कर दिया, जटिल में अगर क्या होता है, कठिन आंकड़ों को हमने सरल बना दिया है। सरल क्यों बनाया? सारणी का मकसद ही है कि जिससे कि इसको आसानी से पढ़ा जा सके और इससे आसानी से उत्तर निकाला जा सके। तो इस प्रकार से उद्देश्य हो गया सारणी का, आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से लगाना। दूसरा है संक्षिप्त रूप प्रदान करना, फिर आंकड़ों को तुलनात्मक रूप प्रदान करना और जटिल आंकड़ों का सरलीकरण करना। यह उद्देश्य है किसका? सारणी या सारणियन का। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपकी। नहीं आई है तो दोहराना है, पढ़ना है, ठीक है जी। और लिखना भी बहुत जरूरी है और रिवीजन करना भी और भी ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं कि सारणी का लाभ क्या है, महत्व क्या है, कि सारणी क्यों बनाई, वो तो उद्देश्य आ गया। अब इसको बनाने से क्या लाभ हो सकता है? लाभ के लिए कोई चीज बनाई जाती है, हानि के लिए तो बनाई नहीं जा रही है। तो लाभ क्या है? गणना करने में सरलता, यानी कि जो आंकड़े वर्गीकृत होते हैं उनकी गिनती करने में सरलता हो जाती है जब वो किस पे आ जाते हैं, सारणी पर आ जाते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या दर्शा रखा है, मांग, कीमत और पूर्ति के आंकड़े दिखा रखे हैं। तो ये आंकड़े कैसे हो गए हैं, सरल हो गए, और उसकी गिनती करना क्या हो जा रहा है, सरल हो जा रहा है। अब यदि उसी के जगह गेहूं के आंकड़े अर्थात गेहूं के उत्पादन के आंकड़े दे रखे हों और चावल के भी दे रखे हों एक ही वर्ष के, ठीक है जी, और उनको क्या करना है, जोड़ना है कितना उत्पादन हुआ है, ठीक है, तो सारणी पे आके वो सरल हो जाते हैं। मतलब उनको सरल बनाना है, कठिन को सरल बनाना ही सारणी का क्या है, मकसद है। तो गणना करने में सरलता हो, जब सारणी पर आंकड़े दर्शाए जाते हैं तो उनकी गिनती करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। अगला है महत्व या लाभ, आकर्षक प्रदर्शन। जब आंकड़े सारणी पर आते हैं, जैसे यहां पर दिखा रखा मेरा, तो बड़े सुंदर दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। और जैसे हमने इस प्रकार से लिखा हुआ है तो ये उतना सुंदर नहीं लगता है जितना कि सुंदर ये दिखता है। और उसके बाद इसका हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, रेखा चित्र बना सकते हैं। तो कौन कौन से रेखा चित्र बना सकते हैं, जैसे सरल दंड आरेख बना सकते हैं, आयत चित्र बना सकते हैं, और भी बहुत सारे रेखा चित्र आगे आएंगे उनको बना सकते हैं। जिससे क्या होता है, सारणी में प्रदर्शित जो आंकड़े होते हैं वह बड़े सुंदर दिखने लगते हैं। और केवल देख सुंदर दिखने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उसे देखकर व्यक्ति आसानी से उसको या उसका उत्तर भी जान सकता है। यदि सरल दंड आरेख है कि जिस दंड का आकार या लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी, तो समझ लेता है व्यक्ति वो ज्यादा उत्पादन को दर्शा रहा है, ठीक है। अगला आता है समय की बचत। अब समय की बचत कैसे होती है भाई, क्योंकि जब आंकड़े क्या होते हैं सारणी में एक जगह आ जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, सॉल्ट हो जाते हैं, तो फिर उसको समझने में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्योंकि हमने यहाँ नजर डाली, हम देख रहे हैं कि ये 10, 20, 30 किस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि ये कीमत के हिसाब से चल रहा है, ये भी कीमत के हिसाब से चल रहा है। तो एक जगह पर जब आंकड़े आते हैं तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ज्यादा समय बर्बाद नहीं होता है, बल्कि वह क्या होता है कि चुटकी में ही क्या होता है, समझ में आ जाता है। अगला है तुलनात्मक विश्लेषण। क्योंकि सांख्यिकी
में सारणी में जितने भी आंकड़े होते हैं उनकी आपस में तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं कि किसका मान ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है जी। तो तब सरकार देखती है कि क्यों कम है, क्यों ज्यादा है। तो जिसका कम होगा तो उसको बढ़ाने का काम किया जाएगा आगे चलकर। तो तुलनात्मक रूप प्रदान करना भी किसका काम है? वह सारणियन का काम है। सारणी में ही देखकर पता चल जाता है कि किसका मान ज्यादा है और किसका कम है, तो दोनों में तुलना कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला है सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक। क्योंकि सांख्यिकीय विश्लेषण में आगे चलकर हमारे पास क्या आता है, जैसे माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, प्रसार है, विषमता है, प्रमाप विचलन है, सह संबंध, जो कि ये गणितीय मापे हैं। ठीक है, सांख्यिकी के अंदर। तो जब सांख्यिकी में सारणी के रूप में आंकड़ों को सही ढंग से लगा दिया जाता है, तो उसके बाद हम सरलता से माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। दो उत्पादन के आंकड़ों के बीच सह संबंध को जान सकते हैं। ठीक है, विभिन्न आंकड़ों के मध्य सह संबंध क्या है उसको भी जान सकते हैं, उसका औसत भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका क्या निकाल सकते हैं? मीडियन निकाल सकते हैं। जो ये मेरी चीजें यहाँ पर लिख रखी हैं, ये है सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायक। लेकिन कब होती हैं ये सहायक? जब कि क्या होता है, आंकड़ों को सारणी में दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। तो आज मुख्य रूप से मैंने आज आपको क्या बताया? आज का जो हमारा टॉपिक शुरू हुआ, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। लेकिन मैंने आज आपको मुख्य रूप से दूसरा तरीका बताया, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण, जिसको कि सारणी या सारणियन के नाम से जाना जाता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इसका उद्देश्य आपको बताया, सारणी का ये उदाहरण आपको बताया कि ये जो खड़े हैं इस प्रकार से, एक तो ये स्तंभ हो गया। ठीक है, लाइन खींची तो 1 2 3, 3 स्तंभ बन गए, एक मांग का, एक कीमत का, एक पूर्ति का। उसके बाद ये जो पड़ी वाली लाइनें हैं, ठीक है जी, इन्हें पंक्तियां कहते हैं। तो स्तंभों और पंक्तियों से मिलकर क्या होता है? सारणी का रूप बनता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आज हमारा जो फोकस था वो पुनः एक बार बता देता हूं, क्या रहा है? सारणीयन या सारणी के ऊपर रहा है, उद्देश्य के ऊपर रहा है, और किसके ऊपर रहा है? इसके महत्व के ऊपर रहा है। और जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें हम अन्य तरीकों, अर्थात पाठ्य विषयक या वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या होता है, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण में सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है, उसके क्या रूल हैं, वो भी बताया जाएगा। ठीक है जी। और आरेखीय प्रस्तुतिकरण में बहुत सारे डायग्राम आएंगे, उनको भी हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल और संक्षिप्त रूप में बताएंगे। तो यहीं पर हम अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं।